झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। ऐसा लग रहा है कि हमारे 75 वर्षीय बुजुर्ग विश्वगुरु का यह मंत्र सुप्रीम कोर्ट में बैठे अधिकारियों ने दिल से लगा लिया है और बहुत अच्छे से अमल भी करने लगे हैं। इतना तगड़े से अमल कर रहे हैं कि आम आदमी तो छोड़िए, दिल्ली हाई कोर्ट से ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? झूठ। यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कथित रूप से दिल्ली हाई कोर्ट को ही बरगला रहे हैं, वो भी हलफनामा देकर, लिखित रूप में। जी हाँ, आज देश की राजधानी से ऐसी ऐसी खबरें आई हैं जो पूरी व्यवस्था की पोल खोलती हैं। मैं बार बार कहता हूं कि व्यवस्था के किसी भी हिस्से में गड़बड़ी को ठीक करने का काम न्यायपालिका कर सकती है, लेकिन आज जो पोल खुली है वहां से सवाल निकलता है कि जब वहीं पर यानी न्यायपालिका के भीतर ही हजारों की संख्या में गड़बड़ी है और गड़बड़ी को छुपाने दबाने में भी गड़बड़ी है, तो फिर ये दूसरी समस्याओं का हल कैसे निकालेंगे भाई? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा को जानकारी दिया है कि पिछले 10 साल में सिटिंग जजों के खिलाफ 8,630 शिकायतें मिली हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कान खोदने की जरूरत नहीं है। 8,630 शिकायतें सिटिंग जजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑफिस को मिली हैं, और वो भी मात्र 10 साल में। लेकिन जैसे ही ये जवाब सामने आया, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की पोल खुल गई। सवाल पैदा हुआ कि क्या देश की सबसे बड़ी अदालत के अधिकारी भी आरटीआई एप्लीकेशन को रद्दी समझते हैं? क्या इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट को लिखित रूप में झूठ बोला? क्या किसी जज को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अफसरों ने हाईकोर्ट को बरगलाया? क्योंकि हाल ही में एक आरटीआई के जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट में कह दिया गया कि इस तरह से आंकड़े नहीं रखे जाते, और अब लोकसभा में बता दिया गया। ये पूरी कहानी जब आप सुनेंगे ना, तो न्यायपालिका के भ्रष्टाचार का अलग ही लेवल समझ में आएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी बात आपको बताऊंगा, सुनते जाइए। लगता है कि बहुत जल्द झूठ बोलने का रिकॉर्ड जो है, टोपी फिराने का रिकॉर्ड नेताओं के माथे से हटकर किसी और के माथे पर लग जाएगा। हालांकि नेताजी लोग भरपूर प्रयास में हैं कि उनकी जगह कोई और न ले पाए। इन्हीं से मिलिए, भारत के गृह मंत्री हैं। ये लोग आए दिन यहाँ वहाँ जाकर अलग अलग राज्यों में घुसपैठिया चिल्ला रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही असम में जाकर 64 लाख घुसपैठियों की संख्या बता रहे थे, लेकिन एक आरटीआई ने इनके भयंकर वाले झूठ को पकड़ लिया है। एकदम विश्वगुरु टाइप खुलासा है, इसे भी टकटकी लगाकर सुनिएगा, क्योंकि अब तो दिल्ली में ट्रिपल इंजन लगने के बाद भी प्रतिदिन 60 लोग गायब हो रहे हैं। इसमें 16 बच्चे भी शामिल हैं। काफी जबरदस्त होने वाली है वीडियो, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले अपने स्क्रीन पर यह खबर देखिए। दरअसल डीएमके सांसद माधेश्वरन ने विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से लोकसभा में सवाल किया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास भ्रष्टाचार, यौन दुराचार या अन्य गंभीर अनुचित व्यवहार से संबंधित जजों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों का रिकॉर्ड रखने की कोई व्यवस्था है? यदि है तो पिछले 10 साल में सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त शिकायतों का डेटाबेस उपलब्ध कराइए। यानी आसान भाषा में पूछा गया कि देश भर के सिटिंग जजों के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट प्राप्त शिकायतों का रिकॉर्ड रखता है? यदि रखता है तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड हमको दीजिए। यह भी पूछा गया था कि क्या सरकार के पास शिकायतों के खिलाफ शिकायतों को इकट्ठा करने के लिए केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के अलावा कोई अन्य तंत्र भी है, और क्या वो जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऐसी शिकायतों को व्यवस्थित रूप से दर्ज करता है? क्या निगरानी करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का प्रस्ताव भी है? यानी सवाल किया गया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जजों की शिकायत संबंधी मामलों से निपटने के लिए कोई मजबूत सिस्टम है जहां पर जवाबदेही हो? अब इस पर जवाब देते हुए केंद्र सरकार के मंत्री ने लोकसभा में कहा कि भारत के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों के विरुद्ध शिकायतें न्यायालय की आंतरिक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसी तरह से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संबंधित उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ, सिटिंग जजों के खिलाफ जो शिकायत होगी वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्राप्त करते हैं, और हाई कोर्ट के सिटिंग जजों के खिलाफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शिकायतें प्राप्त करते हैं। बताया गया कि हाई कोर्ट में जवाबदेही आंतरिक तंत्र यानी इंटरनल सिस्टम के माध्यम से ही बनाई जाती है। इसके अलावा कानून मंत्री ने याद दिलाया कि 7 मई 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूर्ण पीठ की बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए थे। इनमें से एक था न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन, यानी वही जुडिशियल एथिक्स जो मैं बार बार आपको बता चुका हूं, जज को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हालांकि अब मानता कौन है अमृतकाल में। और दूसरा है आंतरिक प्रक्रिया यानी सुधारात्मक कार्यवाही करने का सिस्टम। कानून मंत्री ने बताया कि सरकारी पोर्टल CP ग्राम या किसी अन्य माध्यम से जो भी उच्च न्यायपालिका के सदस्यों के खिलाफ शिकायतें चीफ जस्टिस या संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी जाती हैं, यानी
शिकायतें पोर्टल पर आती हैं, इसके बाद चीफ जस्टिस को भेज दी जाती हैं। इसके बाद मेघवाल कहते हैं कि पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल में सबसे ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई जजों के खिलाफ। साल दर साल जो शिकायतों का आंकड़ा दिया गया है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बताया गया है कि पिछले 10 साल में 8,630 शिकायतें सिटिंग जजों के खिलाफ चीफ जस्टिस के कार्यालय को प्राप्त हुई। यहाँ साल 2024 में सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ एक चीज दिख रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास शिकायतों से संबंधित डेटा उपलब्ध है। अब जरा इस खबर पर नजर दौड़ाइए। अभी कुछ समय पहले ही न्यायपालिका के मामलों में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार सौरभ दास के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के अधिकारियों ने बताया कि मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट में कोई जानकारी नहीं रखी गई है। जी हाँ, 14 जनवरी की इस खबर को देखिए, 1 महीना ही पूरा हो रहा है। दरअसल एक RTI के तहत जानकारी मांगी गई थी कि मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक चीफ जस्टिस के भ्रष्टाचार या अनुचित आचरण के आरोपों से संबंधित किसी भी शिकायत के बारे में अगर आपके पास जानकारी है तो दीजिए, लेकिन सूचना देने से इनकार कर दिया गया। जब बात दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची तो दिल्ली हाईकोर्ट के भीतर जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव के सामने बाकायदा हलफनामा देते हुए कह दिया गया कि हम इस रूप में कोई रिकॉर्ड नहीं रखते ही नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट रजिस्टर में ऐसी जानकारियां नहीं रखता। अब इस मामले में 1 अप्रैल को अगली सुनवाई हो सकती है, मगर 1 अप्रैल आने से पहले ही लगता है कि अप्रैल फूल वाला कांड हो गया है। यानी पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जज के खिलाफ शिकायतों के बारे में सूचना देने से इनकार किया, फिर दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर भी कह दिया कि हम इस तरह से इस रूप में कोई डेटा नहीं रखते, जबकि हाँ ना में जवाब मांगा गया था फिर भी नहीं दिया गया। और अब वही सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय कानून मंत्री को आंकड़ा दे देता है और कानून मंत्री बाकायदा लोकसभा में उसको पेश कर देते हैं। तो सवाल ये बनता है कि क्या देश के सबसे बड़ी अदालत के अधिकारी भी इस तरह से कानूनों का मखौल उड़ा रहे हैं? क्या उन्होंने RTI को कमजोर करने का प्रयास नहीं किया, RTI के तहत आंकड़े नहीं दिए? हालांकि अभी भी केंद्र सरकार से जो भी पूछा गया था उसने पूरा जवाब नहीं दिया, केवल संख्या ही बताई। शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, ये सब नहीं बताया गया। लेकिन RTI वाले मामले में तो आंकड़ा भी नहीं दिया गया। तो क्या देश की सबसे बड़ी अदालत के भीतर बैठे अधिकारी RTI की ऐसी तैसी कर रहे हैं? और क्या बाकायदा दिल्ली हाईकोर्ट को भी इन लोगों ने बरगलाने का काम नहीं किया? सवाल ये भी है कि जिस जज के बारे में जानकारी मांगी गई थी, क्या ये उन्हें बचाने का प्रयास है? क्या आपने कभी सुना था कि दिल्ली हाईकोर्ट या फिर किसी भी हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के अधिकारी बाकायदा एफिडेविट देकर कथित रूप से झूठ बोले या बरगलाएं? क्या ये झूठ बोलने जैसा मामला नहीं लगता? इस मुद्दे पर खुद पत्रकार सौरभ दास भी आश्चर्यचकित हैं और लिखते हैं कि पिछले 10 वर्षों में ही भारत के चीफ जस्टिस के कार्यालय को सिटिंग जजों के खिलाफ 8,600 से ज्यादा शिकायतें मिली। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय प्रश्न के उत्तर में ये आंकड़े केंद्रीय विधि मंत्रालय को दिए। हालांकि ये ज्ञात नहीं है कि इनमें से प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, कैसे कार्रवाई हुई और क्या चीफ जस्टिस के कार्यालय द्वारा इन पर कोई कार्रवाई हुई भी कि नहीं हुई। न्यायिक भ्रष्टाचार आज एक ज्वलंत मुद्दा है और व्यवस्था पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। हालांकि सांसद ने पूछा था कि इनमें से प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई, लेकिन संसदीय उत्तर इस मामले में मौन है, यानी कोई जवाब नहीं मिला। सरकार भी ऐसी शिकायतों को दर्ज करने, उन्हें इकट्ठा करके रखने और उन्हें निपटाने के लिए दिशा निर्देश या सिस्टम लाने पर चुप है। मगर इन सबसे ज्यादा चिंताजनक और चौंकाने वाला मामला यह है कि मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश T राजा के खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार की शिकायतों से संबंधित मेरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने हलफनामे में शपथ लिया है कि वो मांगे गए प्रारूप में डाटा नहीं रखती, लेकिन फिर उसने संसद को ईयर वाइज डेटा कैसे दे दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष शपथ पर झूठ बोल रही है? यदि ऐसा है तो ये अभूतपूर्व है और डेटा देने से इनकार करके एक न्यायाधीश का बचाव करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर किसका बचाव किया जा रहा है? ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? और मेरे RTI प्रश्न का जवाब हाँ या ना में देने से क्यों डर गए? उन्हें डर क्या है? यहाँ तक कि वो माननीय हाईकोर्ट को भी गुमराह करने की हद तक जा रहे हैं। आज व्यवस्था का पर्दाफाश हो गया है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। जरा सोचिए, जिन अधिकारियों ने RTI के तहत जवाब नहीं दिया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिन अधिकारियों ने कथित रूप से हलफनामा देकर झूठ बोला है, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हलफनामे की ताकत समझिए। जब राहुल गांधी ने वोट चोरी मामले में ढेर सारे आरोप लगाए तो चुनाव आयोग हलफनामा मांग रहा था। हालांकि ये एक बहाना था, मगर हलफनामा मांगा गया ताकि आप अपनी बात पर कायम रहें, पीछे न हो सकें। सवाल है कि अगर हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष कोई दावा किया, अगर वो दावा झूठा निकलता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश में कोई नियम कानून नहीं रह गया है? अधिकारी जैसे चाहे वैसे घुमा सकते हैं। आखिर जो जानकारी RTI के तहत नहीं दी गई, दिल्ली हाईकोर्ट को नहीं दी गई, वो केंद्रीय मंत्री को देने के लिए कहां से आ गई? सोचिए, ये मामला कितना गंभीर है। और गंभीर तो पूरी परिस्थिति ही है, यानी न्यायपालिका की पूरी स्थिति ही गंभीर है। मात्र 10 साल में 8,600 से ज्यादा शिकायतें, वो भी सिटिंग जजों के खिलाफ। ये कोई सामान्य घटना तो नहीं है। और फिर ये शिकायतें होंगी क्यों
क्यों नहीं। कैसे कैसे जज बनाए जा रहे हैं अमृत काल में, ये तो मैंने पिछले लंबे समय से आपको बताया है। लड़की छेड़ने वालों को प्रमोशन मिल जाता है, महिलाओं को, निचले कर्मचारियों को यानी जूनियर्स को उत्पीड़न करने वालों को प्रमोशन मिलता है। शिकायत करने पर कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उल्टे उन्हें जिले से उठाकर हाईकोर्ट में बुला लिया जाता है। 56 वरिष्ठ जजों को किनारे लगा के 57वें नंबर वाले जस्टिस पंचोली को सुप्रीम कोर्ट बुला लिया जाता है। तो क्या यह सब कुछ पारदर्शिता और ईमानदारी का प्रमाण है? जिस महिला ने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उस महिला को जिस व्यक्ति ने बिना सुनवाई के दोषी बना दिया, अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया, उस व्यक्ति को जज बना दिया जाता है। तो जब ऐसे ऐसे लोगों को कुर्सी मिलेगी, फिर शिकायतें तो होंगी। सोचिए, देश भर से आए दिन जजों के खिलाफ क्या क्या कहानियां सामने आ रही हैं, और दूसरों की बात ही क्या की जाए। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके खिलाफ खुद ही जस्टिस गोयल ने लिखित शिकायत दिया था भ्रष्टाचार संबंधित। सीजीआई सूर्यकांत के खिलाफ आर्थिक भ्रष्टाचार के ढेर सारे आरोप लगे। द कारवा की बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, इसे पढ़ने के बाद खोपड़ियाँ चकरा जाती है। हमने कई बार आपको दिखाया भी है। और चीफ जस्टिस खुद आए दिन भाजपाई नेताओं के साथ नजर आते हैं। तो जब नीचे वाले जज इन्हें देखते होंगे तो वो भी वही सब सीखेंगे। और सत्ता के करीब जब न्यायपालिका जाती है तो गड़बड़ियाती है, गड़बड़ियाती है तो शिकायत होती है। जब शिकायतें होती हैं तो 10 साल में 8600 से ज़्यादा की संख्या हो जाती है। मगर चिंता की बात यह है कि जब इन शिकायतों की संख्या को भी छिपाए जाने लगे, वो भी हलफनामा देकर आरटीआई में जवाब न दिया जाए, जब ये न बताया जाए कि शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई, शिकायतों पर कुंडली मार के बैठ लिया जाए या इन शिकायतों को तशरीफ के नीचे दबा लिया जाए, तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। जब ये सब कुछ नहीं बताया जाएगा तो कल्पना करिए कि जनता का विश्वास न्यायपालिका में बहाल कैसे होगा। सवाल ये भी है कि इन सब के लिए एक पब्लिक पोर्टल क्यों नहीं होना चाहिए, जहां कोई भी व्यक्ति शिकायतों को ट्रैक कर सके कि किस जज के खिलाफ कौन सी शिकायत आई है और इस शिकायत पर कब क्या कार्रवाई हुई। यह आंतरिक जांच वाला सिस्टम तब कारगर रहा होगा जब पद पर बैठे ज्यादातर लोग जिम्मेदार रहे होंगे। अब ये आंतरिक वाला गेम आंतरिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता हुआ दिख रहा है। अब इसे बाह्य कर लेने की जरूरत आने लगी है। वैसे बाह्य करने से याद आया, भारत के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम भाजपाई नेता आए दिन घुसपैठिया चिल्लाते रहते हैं। कभी कांग्रेस की सरकार तो कभी टीएमसी की सरकार, कभी हेमंत सोरेन को, कभी आरजेडी को जिम्मेदार बताते रहते हैं। फिर एसआईआर से पहले किस तरीके से गोदी मीडिया के तमाम लपटझंडिसों ने और तमाम भाजपाई नेताओं ने हवा बनाना शुरू किया था, झूठ बोलना शुरू किया था कि बिहार में लाखों की संख्या में घुसपैठिया आ गए हैं, पूरे बिहार को खा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और विपक्ष घुसपैठियों को बचाना चाहता है। मगर एसआईआर खत्म हो गया, चुनाव खत्म हो गया, सरकार भी बन गई। अब तक घुसपैठियों का बिहार में कुछ अता पता नहीं चला। और वो तो छोड़िए, अभी असम में, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो यहां पर भी घुसपैठिया आ गए हैं। प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग एक का झूठ दोहरा रहे हैं। अभी भी केंद्रीय गृह मंत्री ने असम में जाकर कहा कि यहाँ के 7 जिलों में 64 लाख घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है और इसके लिए कांग्रेस का 20 साल का शासन जिम्मेदार है। अब गृह मंत्री के मुंह से अगर कोई ये सुनेगा कि असम में 7 जिलों में घुसपैठियों का कब्जा हो गया है, तो निश्चित तौर पर उसे यकीन हो जाएगा कि भाई देश का गृह मंत्री बोल रहा है, उनके पास आंकड़े होंगे, गृह मंत्रालय चलाते हैं, जरूर मालूम होगा, तभी तो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। लेकिन हकीकत ये नहीं है। इस खबर को देखिए, गृह मंत्रालय से आरटीआई के तहत निकली जानकारी खुद गृह मंत्री की ही पोल खोलती है। आरटीआई एक्टिविस्ट कन्हैया कुमार ने गृह मंत्रालय से पूछा था कि पिछले 10 वर्षों में देश भर में जितने घुसपैठियों की पहचान की गई, जिन्हें पकड़ा गया, जिन्हें वापस भेजा गया, उनकी जानकारी दीजिए और यह भी बताइए कि वो घुसपैठिए किस देश से आए थे। 23 जनवरी 2026 को गृह मंत्रालय ने इसका जवाब दिया और साफ साफ कह दिया कि उनके पास देश में घुसपैठियों की पहचान करने की कोई भी जानकारी नहीं है और देश से बाहर निकालने से संबंधित भी कोई जानकारी नहीं है। यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय खुद ही मान रहा है कि उनके पास ऐसा कोई सेंट्रल डेटा नहीं है कि भारत में कितने घुसपैठिया पकड़े गए, कितनों को देश से बाहर भेजा गया और वो किस देश के नागरिक थे। अब सवाल ये बनता है कि जब गृह मंत्रालय को घुसपैठिया से संबंधित कोई जानकारी नहीं है, कोई गिनती नहीं है, तो गृह मंत्री असम में जाकर ये जो 64 लाख का आंकड़ा दे रहे हैं 7 जिलों में, ये किस आधार पर है। और सुनिए, हाल ही में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा था कि भारत में मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि प्रजनन दर के कारण नहीं है, यानी ज्यादा बच्चे पैदा करने से नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ के कारण हुई है। यानी गृह मंत्री घूम घूम के घुसपैठियों की संख्या बता रहे हैं, घुसपैठियों को भारत के लिए खतरा बता रहे हैं, लेकिन गृह मंत्रालय को इससे संबंधित किसी आंकड़े के बारे में जानकारी नहीं है। गृह मंत्रालय के पास आंकड़ा नहीं है। इसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक हर्ष मंदर ने कहा कि ये एक बड़ा विचित्र मामला है, गृह मंत्रालय आंकड़े नहीं रखता, ये क्या बात होती है। उदाहरण के लिए हत्या जैसे अपराधों के आंकड़े भी राज्य ही जुटाते हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों के आंकड़ों को जुटाकर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अगर देश के अलग अलग राज्यों के पास जानकारी है तो केंद्र सरकार उन सभी जानकारी को जुटाकर इकट्ठा कर सकती है, लेकिन गृह मंत्रालय का कहना है कि हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, ये राज्यों का काम है। ये तो चौंकाने वाली बात है।
इसके अलावा इन्होंने ये भी लिखा है कि भारत ने रिफ्यूजी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इसलिए हमारे यहाँ कानूनी रूप से दो ही श्रेणियां हैं। कोई व्यक्ति या तो भारतीय नागरिक है या विदेशी। विदेशियों में भी कोई वैध दस्तावेज के साथ हो सकता है या बिना दस्तावेज के, लेकिन बिना दस्तावेजों का विदेशी होना और घुसपैठिया होना दोनों में फर्क है। इनका कहना है कि पिछले 12 साल से एक समुदाय को यह संदेश दिया जाता है कि कभी भी किसी भी समय उनके हक रखने के हक पर सवाल उठाया जा सकता है, यानी सीधे सीधे ये देश के मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। उन्हें 2M दर्जे का नागरिक बताने की कोशिश की जाती है। बाकी नागरिकता के नाम पर, घुसपैठियों के नाम पर देश भर में कितना तांडव किया जा रहा है ये तो आप जानते ही हैं, देख ही रहे हैं। अब एक नजर इधर भी दौड़ाइए। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में प्रतिदिन 60 से अधिक लोग गायब हो जाते हैं, यानी लापता हो जा रहे हैं, और इनमें 60 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है और दिल्ली प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगा है। सोचिए, देश की राजधानी में प्रतिदिन 60 से ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं। राजधानी की पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और गृह मंत्रालय के मुखिया हैं गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन राजधानी के लोगों की चिंता करने की बजाय, जो अपने गायब हो रहे हैं उनकी चिंता करने की बजाय, साहब यहां वहां चुनावी रैलियों में कथित रूप से बेमतलब के आंकड़े, झूठे तथ्य प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं, ताकि विपक्ष पर झूठे आरोप लगाकर, घुसपैठियों को आश्रय देने का आरोप लगाकर, बाकी लोगों को डराकर वोट मिल सके। क्या आपने भारत के इतिहास में कभी गृहमंत्री और प्रधानमंत्री को ऐसा करते हुए देखा था? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।